हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन। बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज का आज हमारा शुरू होगा। कुछ डेफिनेशन मैंने आपको अपने क्राइम वाली वीडियोस में और मेंसिया की वीडियोस में बता चुका हूं। आज हम रिपीट नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेफिनेशन हमने वहां पहले प्रीवियस करी है, कौन सी नहीं करी है। ये बेसिकली आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, क्योंकि जनरल एक्सप्लेनेशन आपका एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें हमें डीपली पढ़ना है। जैसे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो सारा कुछ डीपली करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसमें क्या पढ़ना है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहली डेफिनेशन हमें पढ़नी है कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो सेक्शन 19 में बता रखा है जजेस क्या है, हालांकि उसमें कुछ नहीं है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका कवर अप हो जाएगा। हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली करनी है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है और हमारे रेगुलर लाइफ में भी जरूर यूज होती है, वो वाली डेफिनेशन हम करेंगे दोनों पार्ट्स में। पब्लिक सर्वेंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं अगर डेफिनेशन क्लॉज में आए। ठीक है, कौन सी चीज मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, जो हमने डिसऑनेस्टी में पढ़ा था, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो। ठीक है, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द वाइफ, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो है वो पोजेशन में है वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के, तो वो क्या मानी जाती है। काउंटरफिट, काउंटरफिट चीज क्या है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, हमें ये सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसे हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोरोना टाइम में हमने कई बार देखा था जजेस जो थे वो अपने घर से ऑपरेट कर रहे थे, वो कोर्ट में नहीं थे। ठीक है, करकाडूंगा कोर्ट में नहीं थे, तो क्या वो जजेस नहीं है? वो जजेस है। क्यों है, अब देखते हैं डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है कि आपका जज, एक जज एम्पावर्ड है, यानी कि उसे कानून से पावर मिली हुई है टू एक्ट जुडिशरी, यानी कि वो जुडिशरी का काम करेगा, मस्त, यानी कि डिसीजन देगा, एडजुडिकेट करेगा मैटर को, यानी कि फैसला सुनाएगा। ठीक है, अब बॉडी, ठीक है, तो उसे को जज माना जाएंगे। अभी एक बॉडी पे भी आते हैं अब। ठीक है, यानी कि एक जज क्या हुआ, अगर वो कोर्ट में नहीं है, मतलब जज का जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में हो, उसकी जुडिक्शन होनी चाहिए, बाय लॉ से जो जुडिक्शन मिली हुई है। यानी कि मतलब मान लीजिए मैं शादरा का जज हूं, ठीक है, तो मैं शादरा में सुनाऊंगा, मैं हरियाणा में नहीं सुना सकता आपका फैसला, क्योंकि मैं शादरा का जज हूं, हरियाणा का नहीं। ठीक है ना, तो एक जुडिक्शन बनी हुई है, जुडिक्शन बना हुआ है, एक लिमिटेशन बना रखे कि इतने कार्य क्षेत्र में आपको काम करना है। ठीक है, पर आप ये नहीं है कि एक जज को कोर्ट के अंदर बैठा है तभी वो जज है, बाहर चला गया तो वो जज नहीं है। जो उसका एरिया दिया है वो कहीं के भी एरिया पे ऑपरेट कर ले, वो जज माना जाएगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है और बॉडी ऑफ ए जजेस। अब ये बॉडी ऑफ जजेस का मतलब क्या है, जैसे कि डिवीजन बेंच बैठती है, आपने सुना होगा डिवीजन बेंच बैठी। डिवीजन बेंच का मतलब होता है दो जजेस बैठे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपके कम से कम 12 या 13 होते जजेस जो होते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। ठीक है, तो उनकी बॉडी को हम कहते हैं जजेस का। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, क्या एक ट्रिब्यूनल होती है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फर्क क्या होता है? ट्रिब्यूनल और कोर्ट में फर्क ये होता है, जो ट्रिब्यूनल होती है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट होती है एक स्पेशल एक्ट के लिए, एक स्पेशल काम के लिए। जैसे आपका कैट है, कैट क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, वहां पर सिर्फ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे और जो आपके पेंशन या सरकारी आदमी के जो केसेस होते हैं उससे रिलेटेड केस जाते हैं, तो वो ट्रिब्यूनल है, वो कोर्ट से अलग है। ठीक है, कोर्ट आपका एंटायर मैटर्स को डील करती है और जो कैट होगा या ट्रिब्यूनल होंगे वो एक को करेंगे। अब जो कैट में जो जजेस बैठे हैं, क्या वो जज नहीं है? क्या वो जजेस हैं? ठीक है, अब वो जजेस क्या है कि उनको एक पावर मिली हुई है, किससे? लॉ से। लॉ क्या? कानून से। कानून से उन्हें एक पावर मिली हुई है कि वो आपका जजेस माने जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं, वैसे हम सिटिंग मेंबर कहते हैं, कई जगह पे हम जजेस को कुछ और भी कह सकते हैं, तो पर वो जजेस मतलब वो काम क्या कर रहा है, जुडिशरी वाला काम कर रहा है, तो वो जजेस माने जाएंगे। ठीक है, मतलब एक जज, हमें इन शॉर्ट ये पढ़ना है कि अगर एक जज जुडिशरी काम कर रहा है तो और कहीं पर से भी कर रहा हो तो वो जज माना जाएगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आते हैं पब्लिक सर्वेंट। ये मान लीजिए आपकी डेफिनेशन क्लॉज का महमूद है। ठीक है, अब क्या है, इसमें पहले हमें पढ़ना है कि एक पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हमें पहली बात तो ये जानना पढ़ना जरूरी क्यों है आईपीसी में, क्योंकि अगर एक आम आदमी के साथ कोई क्राइम हुआ है और एक पब्लिक सर्वेंट के साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसकी पनिशमेंट जो होगी और जो उसका बेलेबल नॉन बेलेबल होगा वो उससे ज्यादा होगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक आदमी को आपका असॉल्ट करा, असॉल्ट का मतलब उसको ऐसे गेस्चर बनाए कि मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, या क्रिमिनल फोर्स उस पर कोई लगाया, उसके ऊपर पानी डाल दिया या उसको कुछ धक्का वक्का दे दिया, वैसे कुछ करा मैंने। ठीक है, आपका 352 लगती है। बट अगर मैंने वही काम एक पब्लिक सर्वेंट के साथ करा तो मेरे पे सजा बढ़ जाती है, सजा भी बढ़ जाती है और ये आपका बेलेबल है,
नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि एफआईआर नहीं होगी और बेलेबल भी हो जाएगी। और ये आपका अगर एक पब्लिक सर्वेंट के साथ करा तो नॉन बेलेबल भी हो जाएगा, साथ ही साथ में आपका कॉग्निजेबल भी हो जाएगा और एफआईआर होगी। ये आपको याद हो कोरोना टाइम में एक मियां बीवी थे, वो दोनों गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने मतलब जो गए थे मैम ने मतलब ऐसा कुछ था, आपने वीडियो याद आई की होगी, रिमेंबर कर लिया होगा। तो उनमें ये उन पे ये धारा लगी थी, 353 की धारा लगी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक सर्वेंट को उनको काम करने से रोका था, डेटर करा था, ठीक है। तो उनके ऊपर ये धारा लगेगी और वो असॉल्ट करते हुए, उनके जो गेस्चर थे ऐसे थे, वो हमले के थे। हालांकि हम जब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर एक मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई ऑफेंस एक आम आदमी के साथ हुआ है और एक पब्लिक सर्वेंट के साथ हुआ है तो क्या फर्क है। जैसे पुलिस तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि एक पब्लिक सर्वेंट है, क्या कोई जज भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आता है? आंसर इज यस। अच्छा, अभी आपको डाउट्स भी पूछूंगा आपसे कि कौन आता है कौन नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि क्या होता है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट क्या है कि द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। जो इन कैटेगरीज में आता है, बेसिकली आपके 12 कुछ है, उन कैटेगरीज में आता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। पहला कहता है आपका एवरी कमीशन्ड मिलिट्री, एयरफोर्स और फोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि चाहे कोई अग्निपथ की स्कीम के अंडर आता हो या ना आता हो, ठीक है। मतलब कोई अगर कोई आपका मिलिट्री में है, चाहे वो आपका आर्मी में है, नेवल में है, आपका पानी वाले में है या एयर में है, वो आपका मतलब यानी कि कोई भी मिलिट्री ऑफिसर है, इंडियन नेवी का या आपका एयरफोर्स का या आर्मी का, वो आपका पब्लिक सर्वेंट के अंदर आता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं एवरी जज, कोई भी जज हो, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन एजुकेटिव फंक्शन। यानी कि अगर एक जज अपना एजुकेटरी फंक्शन मतलब फैसला सुनाना, कंक्लूसिव नेचर का, ठीक है। मतलब कोई अगर कोई जज अपना फैसला सुना रहा है और पूरे कंक्लूसिवनेस से फैसला सुना रहा है तो उसे हम जज कहेंगे। और बेसिकली सारी बात यह है कि जजेस जो जज हो या मैजिस्ट्रेट वर्ड भी आए, वो भी आपका इसमें आती है, पब्लिक सर्वेंट में आती है। यानी कि जज या मैजिस्ट्रेट आपका हो गए या जस्टिस हो गए, जैसे हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जस्टिस वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए जज वर्ड यूज नहीं होता। और जो डिस्ट्रिक्ट जज के होते हैं, जो आपके जिनको ज्यादा फांसी तक की सजा देने का होता है पावर होती है, उनको हम जजेस कहते हैं, मतलब बड़ी पनिशमेंट देने वाले को। मैजिस्ट्रेट जो छोटे जजेस होते हैं, वो सारे एक तरह से देखा जाए तो एक ही है, एक ही बात होती है, उनका काम सारा को क्या है, एडजुडिकेट करने का। तो वो सारे मैजिस्ट्रेट से लेके आपका चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी मैजिस्ट्रेट हो या जस्टिस से लेके सारे के सारे आपका जजेस के अंदर आते हैं, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो भी ऑफिसर होगा, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, अभी बताऊंगा, रिसीवर, कमिश्नर। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपका एडवोकेट पब्लिक सर्वेंट में आते हैं नहीं आते? आंसर इज नो। आपका जो एक लॉयर होता है वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। पर मान लीजिए मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, मान लगे मैं तो एडवोकेट हुई, मैं एडवोकेट हूं, मुझे जज सामने कहा कि जाओ उसका घर खाली करवा कर आओ, ये लो मेरा कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। अब मैं रिसीवर हो गया, हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। मैं गया और मैंने उसका घर खाली करवाया, पर तब की क्या हुआ, उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, और हमला कर दिया, मेरे को मारा या पीटा, कुछ भी करा, ठीक है, मतलब मेरे को असॉल्ट करा, 353 वाला ही मान लो। तो क्या मैं एज ए एडवोकेट, अब मैं क्या वहां पर हूं आपका पब्लिक सर्वेंट? तो आंसर है यस। अब देखिए फर्क क्या आया, जब मैं सिंपल एक एडवोकेट था, ठीक है, जब तक मैं एक सिंपल एडवोकेट था तो मैं आपका पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता था, पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता था। बट जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर मिला और मैं रिसीवर अपॉइंट हो गया, कमिश्नर अपॉइंट हो गया, रिसीवर अपॉइंट हो गया, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर ने मुझे कहा कि आपका कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप ये वाला काम करो, हम करते हैं, जैसे ज्ञान और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप ये चीज करो और आपको हम करते हैं। तो अगर मुझे कोई रोकेगा तब तक के लिए, जब तक मैं वो काम ना कर लूं तब तक मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद वाला केस चल रहा है अभी, उसमें क्या होता है कि जज साहब ऑर्डर करते हैं कि जाओ उस एरिया का सर्वे कर लाओ, मैप बना कर लाओ कि क्या है, और कुछ एडवोकेट्स ही जाते हैं। अब वो कोर्ट के एक तरह से बाशिंदे हैं, बाशिंदे मतलब यानी कि कोर्ट के ऑर्डर से ही चलेंगे वो, और उनको टिल द टाइम, यानी कि कोर्ट का जब तक वो काम ना हो जाए टिल द टाइम वो पब्लिक सर्वेंट है। यानी कि जब तक कोर्ट ने जो उन्हें ऑर्डर दिया है, और यानी कि ऐसे हमारी लॉ लैंग्वेज में कमिश्नर, रिसीवर ये कहा जाता है, ठीक है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर है तब तक वो हमारे क्या है, एडवोकेट भी है, तब भी वो पब्लिक सर्वेंट है। तो एक एडवोकेट, एक सिंपल एडवोकेट है जैसे मैं हूं, मैं अभी पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। पर जैसे ही मैं आपका कोर्ट के ऑर्डर से कमिश्नर, रिसीवर अपॉइंट होता हूं या लिक्विडेटर अपॉइंट होता हूं, लिक्विडेटर भी आपको बताऊंगा सुपरटेक कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। तो जब भी मैं आपका कोई ऐसे कोई बनता हूं, लिक्विडेटर, कमिश्नर, रिसीवर बनता हूं, तो मैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाता हूं, क्योंकि मुझे कोर्ट ने एम्पावर करा इसलिए, ठीक है। अब आते हैं हमारा
ठीक है, ये वाला फोर्थ में ही इतना था, मैंने आपको इतना ही बता दिया, सारी बात यही है। ठीक है, फिफ्थ में आते हैं अ ज्यूरीमैन। हालांकि अब ज्यूरी हमारी रही नहीं, अमेरिका में अभी भी ज्यूरी होती थी। ज्यूरी मतलब यानी कि क्या होता था, ये जज बैठा होता था, एम्बर हर्ड के मामले में आपने देखा ही होगा। और ये जज तो होता ही है पब्लिक सर्वेंट में, जो ज्यूरी होती है उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता था। नानावटी के केस के बाद से ज्यूरी सिस्टम हमारे यहाँ हट गया था। असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। यानी कि पंचायत को जो असिस्ट में, पंचायत एक सीरियल वेब सीरीज है, उसमें देखा होगा जो जीतू भैया है, वो क्या पब्लिक सर्वेंट में भी माने जाएंगे क्योंकि वो पंचायत को असिस्ट कर रहे हैं, पंचायत वाले भी। ठीक है, सिक्स में आते हैं हम आपका एवरी आर्बिट्रेटर। अब देखो आर्बिट्रेटर वैसे तो आपका पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। एक सिंपल जो लॉ स्टूडेंट्स है वो जानते हैं कि आर्बिट्रेटर क्या होता है, मीडिएटर से अलग होता है। आर्बिट्रेटर एक पर्सन होता है। ठीक है, जो लॉ स्टूडेंट्स है वो अच्छे से जानते हैं, या जो प्रैक्टिस में वो जानते हैं कि आर्बिट्रेटर एक आपका पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। बट वो पब्लिक सर्वेंट कब बनेगा, वो पब्लिक सर्वेंट तब बन जाता है, वही बात जब उसे कोर्ट ने अपॉइंट करा। डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन, जो कोई और पर्सन है, एनी कॉज ऑफ मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय अ कोर्ट, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जजेस साहब उसे कोई या कोई भी कंपेटेंट अथॉरिटी बंदा अपॉइंट करती है एज ए आर्बिट्रेटर, तो उसको भी पावर आ जाती है। वही बात हुई जैसे हमने लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर में पढ़ा था ना, कि अगर कोर्ट ने हमें पावर कर दिया तब तक के लिए हम वो है, तो आर्बिट्रेटर भी कब आएगा, जब उसे पावर मिल गई है कोर्ट के थ्रू कि वो एक रिसीवर बन जाए, ओ सॉरी आर्बिट्रेटर बन जाए, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट में आएगा। तो आंसर है क्या, आर्बिट्रेटर आपका पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है नहीं आता, तो आंसर है नो। बट अगर वो कोर्ट से अपॉइंट हुआ है, कोर्ट ने उसे एम्पावर करा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करा है, देन वो आएगा टिल दैट टाइम जब तक वो काम हो नहीं जाता। ठीक है, अब आते हैं हम हमारा आगे का सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप, यानी कि कन्फाइनमेंट, या ये वाली डेफिनेशन आपकी पुलिस में आती है। यानी कि एक पर्सन को पावर मिली है कि उसे कन्फाइन करे। कन्फाइन का मतलब जैसे पुलिस वाले को क्या है, पुलिस पावर वाले को एक पावर है कि वो किसी भी बंदे को कन्फाइन कर सकता है। कन्फाइन मतलब आपको उनको चार घेरे में रख सकता है, यानी कि आपकी बॉडी को रोक सकता है, मतलब आपको रोक सकता है, मतलब आपको बंदी बना सकता है। ठीक है, तो वो पर्सन भी आपका आएगा, चाहे वो भी हो पुलिस वाला हो, क्या पब्लिक सर्वेंट हो, या सीआईएसएफ वाले को पावर मिली। हालांकि सीआईएसएफ वाले पावर को तो थोड़ी देर के लिए पावर होती है। जैसे मेट्रो में हम जाते हैं, मेट्रो में आपने देखा होगा कि पुलिस, उनका जो सीआईएसएफ का क्या जुडिक्शन होता है, सीआईएफ का ये जुडिक्शन होता है कि अगर उनको कोई क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है या कुछ होता है, तो उसे थोड़ी देर के लिए डिटेन कर सकते हैं, बाद में उन्हें लोकल पुलिस को देना ही पड़ेगा। तो ध्यान से याद रखिएगा, कभी भी आपको सीएसएफ वाले बंदी नहीं बना सकते कुछ टाइम के लिए, बाद में उन्हें पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस बन जाएगा। ठीक है, जब हम ऑफेंसेस करेंगे उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, साथ साथ ऑफेंसेस में आपको इसलिए बताते जा रहा हूं थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, 8 पॉइंट कहता है एवरी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर है ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंस टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी कि एक मान लीजिए हेल्थ ऑफिसर है, एक एमसीडी का हेल्थ इंस्पेक्टर है, क्या वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसको एक पावर मिली है कि गवर्नमेंट ने उसे एक अपॉइंट करा है कि तू पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी देखेगा। ठीक है, और सेफ्टी मतलब यानी कि अगर एक सरकार ने कोई अपॉइंट करा आदमी को कि आप इन चीजों की सेफ्टी रखेंगे या नहीं करेंगे, उन चीजों से रिलेटेड आपका होगा। इंस्पेक्टर आपका बहुत अच्छा है जो आपके ये रेडियो के खाने को चेक कर रहा है, कई बार देखोगे एमसीडी आती है और रेडियो को अंदर डाल के ले जाती है ट्रक में। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं क्योंकि उसको पावर है, वो पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसे कोई रोकेगा 353 लग जाएगी। ठीक है, अब 9th पढ़ते हैं। 9 में क्या, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप एक्सपेंड प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोर्ट ने एक बंदे को अपॉइंट करा, उसका काम था कि आप इस लैंड पे आप अपने पास रखोगे, ठीक है, टिल द टाइम जब तक वो डिस्पोजल ना हो जाए, इसका कीपर बन जाओ। ठीक है, और जब तक उसे रिसीव करेगा, कीप करेगा, तब तक के लिए, और उससे जो पैसा आएगा तब तक के लिए। वही बात आ गई, यानी कि उसे कोर्ट ने अपॉइंट करा है तो वो आपका माना जाएगा, कोर्ट ने करा या सरकार ने करा तो भी वो आपके पब्लिक सर्वेंट के अंदर माना जाएगा। ठीक है, 10th पे आते हैं हम। 10th कहते हैं एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी सच ऑफिसर टू रिसीव एक्सपेंड प्रॉपर्टी टू मेक श्योर द असेसमेंट ऑफ लेवल। यानी कि यहाँ पर आपका इनकम टैक्स ऑफिसर्स की बात करें, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, डीसी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया। ठीक है, एक अभी आपको बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में और डीएम में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आता है, बेसिकली इसकी बात करता है। तो डीसी में आपका फर्क क्या होता है? देखो डीसी और डीएम में क्या फर्क होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एक बंदे को है, पर उनके काम के बात होती है। अगर एक डीएम जब टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहा है तो उसे डीसी कहा जाएगा, और अगर वो सिंपल है तो उसे डीएम कहा जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में आपका सेशन जज होता है, ठीक है, और आपका डीजे होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में तो ये दोनों अलग है,
पर आपका यूपी में देखा जाए तो वहां पर डीजे होता है, हालांकि डीजे सॉरी एडीजे होता है। डीजे तो फिर आपको और कंफ्यूज होगा, डीजे तो एक ही होता है हर कोर्ट का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये यूपी में अगर कोई एडीजे है तो यानी कि उसको सेशन की पावर भी है। सेशन का मतलब होता है आपका क्रिमिनल ट्रायल की पावर है, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब होगा आपका है। पर वहां पर यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई एडीजे तो उसे वो बेल भी सुन रहा होता है, यानी कि वो क्रिमिनल काम भी कर रहा होता है और सेशन सिविल काम भी कर रहा होता है, दीवानी के मुकदमे भी कर रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम 12th पे। 12th की डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ गवर्नमेंट रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई पर्सन सरकार से पैसा ले रहा है, ठीक है, कोई ऑफिस कोई पर्सन सरकार से पैसा ले रहा है, सरकार का मतलब यहाँ पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं, यहाँ पर दोनों सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से कोई अगर पैसा ले रहा है, उसको पेंशन मिल रही है, सब कुछ उसे बेनिफिट जो हो रहे हैं उसे सरकार से आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आएगा। अब आते हैं हम डाउट क्लास में। ठीक है, डाउट में क्या है अब हम कुछ पढ़ेंगे, ये है कुछ मैंने जो कुछ बताए आपको, ज्यादा देर नहीं करे। ठीक है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये आता है या नहीं आता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फॉलोइंग पर्सन आर कंसीडर एज अ पब्लिक सर्वेंट। अब कौन बंदे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं नहीं आते, जनरल क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ करा कि आम होते हैं। क्या एक स्टेट का जो सीएम होता है वो आपका पब्लिक सर्वेंट में आता है नहीं आता? तो करुणानिधि वर्सेस यूएफआई, अब मुझे मैसेज में बताना कि करुणानिधि कौन थी। ठीक है, कमेंट्स में बताना करुणानिधि कौन थी। ये केस हुआ था, उसमें ये बताया था कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आता है। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ नेशनल बैंक, कोई भी नेशनल बैंक है, एसबीआई, खाने के लंच के बाद आना, ठीक है, एसबीआई वाले, ठीक, तो ये भी क्या होगा आपके नेशनल बैंक में आते हैं। तो उनके जो एम्प्लॉय है, जो वहां पर पासबुक बना रहे होते हैं, जो मैनेजर है, वो भी आपका नेशनल आपके पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। लिक्विडेटर, अब देखो ये लिक्विडेटर मैंने अलग से क्यों लिखा था। लिक्विडेटर क्या होता है, हमारी एक प्रोसीडिंग होती है एनसीएलटी। एनसीएलटी में जो कुछ मैटर जाते हैं, कंपनी के मैटर जाते हैं। ठीक है, अगर कंपनी कोई इंसॉल्वेंट घोषित हो जाती है तो उस कंपनी को इंसॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए सुपरटेक थी, वो इंसॉल्वेंट घोषित हुई, तो उनका एक उनका एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया था। लिक्विडेटर का काम होता है कि वो उनके कंपनी के एसेट्स देखेगा, सब कुछ देखेगा और एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में देगा, और किसकी कंपनी में कितना लोन है, कितना नहीं है, कंपनी को कितना पैसा देना है, कितना पैसा नहीं देना, उनकी रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है, तो लिक्विडेटर जो होता है वो भी आपका होता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, अब मैं एडवोकेट हूं, मैं आपका पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता, बट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मुझे या एनसीएलटी ने मुझे आपका अपॉइंट कर दिया आपका लिक्विडेटर कि जाओ इस कंपनी का देखो कितना है, तो क्या मैं पब्लिक सर्वेंट में आऊंगा? यस, आंसर है यस, मैं आऊंगा। सीबीएसई का जो चेयरमैन होगा वो भी आएगा, एमपी एमएलए जो होते हैं वो भी आपका पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। अब आते हैं हम इस पे कि पब्लिक सर्वेंट में कौन नहीं आता। एग्जामिनर, जो इन्विजिलेटर आता है, ठीक है, अगर वो उस कॉलेज में काम कर रहा है, ठीक है, और वो सरकारी कॉलेज है तो ठीक है, वो एग्जाम होगा। बट मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्स आपके ज्यादा हो जाते हैं और वो बाहर से स्टाफ मंगवाते हैं कि आप आइए, आप एग्जामिनर, आपको पेपर का इन्विजिलेटर बनना है, वो आपके कई होते हैं, वो आपके एग्जाम नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट में आ गया, परमानेंट हूँ, तो मैं तो आ गया। बट अगर मान लो मेरे को ऐसी बस बना दिया गया कि चलो जाओ इन्विजिलेट करो, फिर मैं हूँगा? आंसर इज नो। ठीक है, अगर सरकारी आदमी है तो वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सोसाइटी में अंकल लोग बन जाते हैं ना आपके, कि एक सोसाइटी है, मान लो मेरी एक सोसाइटी है आदर्श सोसाइटी, ऐसे नाम बोला है, ठीक है, एक सोसाइटी है, उसका मैं एक वो बन गया, चेयरमैन बन गया, मैं कहूंगा जी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। आंसर इसको, वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। जो गली वली के बन जाते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसलर, एक म्यूनिसिपल काउंसलर आता नहीं आता, इसमें बहुत डिबेट हुई थी। इस पे क्या हुआ था, कई आप बुक्स में हमें मिल जाएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता, पर इसमें जजमेंट थी, उसमें यह बताया गया था कि म्यूनिसिपल काउंसलर जो होते हैं, ठीक है, वो आपके नहीं आते। बेसिकली म्यूनिसिपल काउंसलर होते क्या, पहले आपको मैं यही बता देता हूं। देखिए, हमारे यहां पर एक प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र हमारे यहाँ पर, अगर जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ रखी है और आपका पॉल साइंस पढ़ रखी है, उन्हें पता है कि सबके उनके फर्क होते हैं। सीएम जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, और जो काउंसलर्स होते हैं, देखो अगर एक अर्बन की बात करी, यानी कि एक शहर की बात करें, जैसे दिल्ली शहर में, तो वहां तो काउंसलर चुने जाते हैं, और जो रूरल एरिया हो गया, जैसे गाँव के हो गया, वहां पर पंचायत होती है, यानी कि सरपंच होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है इन दोनों में, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो हमारा म्यूनिसिपल को भी जो काउंसलर होता है वो आपका पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता। ठीक है, सर्वर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ये सर्वेयर कौन होता है? सर्वेयर होता है आपका, जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी के साथ मिसफॉर्च्यून हो कि हम कोई इंश्योरेंस, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते हुए मेरी ठुक गई,
तो जो एक रिपोर्ट बनाने आता है आपका बैंक की तरफ से आता है, ठीक है, कभी क्या, चाहे वो नेशनल बैंक से भी क्यों ना हो, क्योंकि नेशनल बैंक वाले भी कुछ बंदों को प्राइवेट वालों को हायर करते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइवेटली हायर नहीं हुआ तो ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। पर वो जो रिपोर्ट बनाने आता है, पर्सन जो रिपोर्ट बनाकर आता है कि इसकी इतनी ठुकी थी, ये नहीं ठुकी थी, उसको आपने देखा होगा, जिनको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक बंदा आता है, उसी को हम ये कहते हैं। तो अगर वो नेशनल बैंक से आया है तो भी वो पब्लिक सर्वेंट भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट हायर कर रखा होता है कईयों को, ठीक है। पर अगर वो प्राइवेट बैंक से आया और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से आया तो इट मींस वो यानी कि आपका पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पे नहीं आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत है हॉट टॉपिक है जिसे कह सकते हैं। अ पर्सन वर्किंग विद अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि मान लो ये LNJP है, हॉस्पिटल का नाम, ठीक है, LNJP एक हॉस्पिटल है, वहां पर क्या होता है, कुछ स्टाफ वो प्राइवेट हायर कर लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट हायर कर लेते हैं, मतलब यानी कि उनका एक प्राइवेट हायर होता है, ठीक है। मान लो मैं वहां पर हायर हो गया, मेरे को लैब असिस्टेंट बना दिया गया और प्राइवेट की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगाऊं। हालांकि LNJP जो है वो एक सरकारी है, पर मैं वहां कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगाऊं तो क्या मैं पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में? आंसर इज नो। ये एक जजमेंट में हुआ था, यूनियन UPSC वर्सेस गिरीश जयंतीलाल वघेला। इस जजमेंट के हिसाब से ये बताया गया था कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आदमी लगा हुआ है तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। ये जजमेंट आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसको इतना ज्यादा डीपली नहीं समझना, बस ये है कि अगर कोई चीज धरती से चिपकी हुई है, धरती से अटैच्ड है, तो वो मूवेबल नहीं है, वो मूवेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ नहीं इंसान बन गया, चलो इसे इंसान पेड़ मान लो, ठीक है, ये पेड़ है, अब ये धरती से अटैच्ड है, इसकी रूट जो है वो धरती से, क्या ये मूवेबल है या इमूवेबल है? आंसर इज ये इमूवेबल है, ठीक है। बट जैसे ही इसे मैंने फास्टिंग कर दिया, यानी कि मतलब निकाल दिया, ये मूवेबल बन गया। ये पेन है, ये पेन क्या है? मूवेबल है, ठीक है। जो चीज धरती से अटैच्ड है, ठीक है, वो आपका इमूवेबल है, और जो चीज नहीं है वो आपका मूवेबल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका जो लैंड है वो तो आपको पता ही है कि वो इमूवेबल है, ठीक है, पर मान लीजिए आपका फर्स्ट फ्लोर है, वो क्या मूवेबल है? आंसर इज नो। वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो धरती से अटैच ही माना जाएगा अर्थ से, तो वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इमूवेबल में आएगा, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी, एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ परमानेंटली। यहाँ पर देखो नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है, ये कह रहा है कि एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर, लैंड को छोड़कर, थिंग्स को छोड़कर, अटैच्ड जो अर्थ से अटैच है परमानेंटली, उसी को हम उनको हम नहीं मानेंगे। वो ये कह रहा है कि सारी चीजें, डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन को समझो, सारी चीजें मूवेबल है, बस वो चीज मूवेबल नहीं है जो धरती से अटैच्ड है। जैसे कि आपको कोई भी एग्जांपल सोच लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पेन को चिपका दिया, जमीन से चिपका दिया, ठीक है, अब इसे मैंने बहुत अच्छे से चिपका दिया, ठीक है ना, जब मतलब ऐसे चिपका दिया, किसी तरह से भी चिपका दिया, मान लो ये धरती है, मैंने इसे पेन को चिपका दिया, ये मूवेबल बनी, ये मूवेबल बनी, ये आपका इमूवेबल बनी। पर जैसे ही मैंने इसे हटा दिया, ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। अगर आपने किसी चीज को धरती से चिपका दिया वो इमूवेबल, और अगर कोई आपने चीज सिंपल रखी है वो मूवेबल। सिंपल, ये ग्लास है, ये टीवी, ये है, ये क्या है? इमूवेबल है। पर जैसे ही मैंने इसे ये इमूवेबल है क्योंकि अब ये इससे अटैच्ड है, ठीक है, पर अगर मैं इसे निकाल दिया तो इमूवेबल बन गया, बस। अब है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डीपली से बताया था डिसऑनेस्टी और ये सब, उसमें मैंने बताया था रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस है। इसे सिंपल से एक लैंग्वेज से समझते हैं। एक आदमी का फायदा, दूसरे का नुकसान। मैं मान लो मिसचीफ करता हूँ, किसी का कोई सामान तोड़ दूँ, ये पेन है, ये मैम का पेन है, मैंने ये पेन को तोड़ दिया, मैंने मिसचीफ करा, डिस्ट्रॉय करा, ठीक है, 50 रुपए से ऊपर था, या मैंने किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, ये मैंने मिसचीफ करा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक का अपना फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करा, यानी कि हम एक चीज का अपने के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, उसे हम रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है, ठीक है। और वो चीज क्या है, अब इसे एक बार डेफिनेशन से भी पढ़ लेते हैं, इतना भी जल्दी नहीं करेंगे। रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मींस, यानी कि उसे जो लॉ मतलब जो उसे चीज मिली है, गेन हुई है, प्राप्ति हुई है उस चीज की, वो अनलॉफुल से हुई है। अनलॉफुल का मतलब क्या है? यानी कि कानूनी तौर से वो लीगली नहीं था, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। फॉर ऑफ प्रॉपर विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल, यानी कि उस पर्सन को वो लीगली इंटाइटल नहीं था। पहले से नीचे वाली को समझ लेते हैं। नीचे वाली क्या कह रही है? नीचे वाली ये कह रही है कि वो पर्सन जो था जिसको लॉस हुआ है वो लीगली इंटाइटल था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी थी, ये फोन मैं खरीद के लाया था, ठीक है, मैं इसका ऑनर था, यानी कि मैं लीगली इंटाइटल था, ठीक है। आप आए, आपने ऐसे छीन के ले गए,
आपका लीगली इंटाइटल थे? आपने मेरे साथ जो ये करा, रॉबरी करी मेरी, क्या आप इलीगली इंटाइटल थे मेरे से प्रॉपर्टी लेने के लिए? नहीं। तो आपने क्या करा? रॉन्गफुल गेन किया, क्योंकि आप लीगली इंटाइटल नहीं थे। मैं इलीगली इंटाइटल था, इसलिए मेरा रॉन्गफुल गेन लॉस हुआ। ये है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, बस ये है इसका मतलब। अब आते हैं प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, मिस्ट्रेस, क्लर्क। ये मिस्ट्रेस मैंने अपनी तरफ से वर्ड ऐड करा है, ठीक है, समझाने के लिए। हालांकि ये आपका आईपीसी में डेफिनेशन में नहीं दे रखा, तो इसी तरह बहस मत करना, ठीक है। मिस्ट्रेस वर्ड मैंने अपनी तरफ से दे रखा है समझाने के लिए, इसमें आईपीसी में मेंशन नहीं है मिस्ट्रेस वर्ड। वेयर अ प्रॉपर्टी इज इन दी पोजेशन ऑफ वाइफ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है वो वाइफ के पोजेशन में मानी जाती है। जैसे मान लो मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मेरी वाइफ के पोजेशन में है, क्लर्क के में है या सर्वेंट में। क्लर्क और सर्वेंट में फर्क होता है, ठीक है। क्लर्क मतलब जब वो अकाउंटेंट मुंशी उंशी को कहा जाता है, और सर्वेंट मतलब जो मेरे नौकर है, ठीक है। हालांकि मेरा कोई नौकर नहीं है, ठीक है। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन्स वाइफ क्लर्क, ये वाले वर्ड को अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी वर्ड का है। इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन द मीनिंग, यानी कि मान लो अगर मेरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है किसी मेरी वाइफ के या मेरे सर्वेंट या मेरे क्लर्क के पास पाई जाती है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी है। आप कहोगे ये क्या बेवकूफ वाली बात है, ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए मेरे घर में इनकम टैक्स की रेड होती है, ठीक है। इनकम टैक्स की रेड भी उनकी होती है जिनके यहाँ कुछ हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स की रेड होती है। अब इनकम टैक्स की जब रेड हुई, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वो मेरी वाइफ से मिलती है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी मेरी ही है, क्योंकि मैंने उसे देने के लिए दिया। अब ऐसे लोगों तो सारी फंसा सकती है, सब बीवियां कहेंगी कि ये मेरे पति की लड़ाई होगी, वो फंसा देगी उसको कि ये चोरी करके लाओ। मान लो मेरी वाइफ ही चोरी करके ले आई प्रॉपर्टी, और चोरी की प्रॉपर्टी है, तो पता चला मैं भी लपेटे में आ गया और मेरे को भी पुलिस ले गई। नहीं, यहीं पर एक वर्ड का मतलब होता है ऑन द अकाउंट ऑफ। अगर उस बंदे को पता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने उसे दी है, बात को समझेगा। अगर मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूं और मैं ये बात मान रहा हूं कि हाँ मैंने ही दी थी, तो वो मेरी मानी गई। जैसे आपको किक मूवी का एग्जांपल देता हूं। किक मूवी में क्या हुआ था कि वो एक चपरासी को पकड़ के लाते हैं, यानी कि वही क्लर्क मान लो या सर्वेंट मान लो, उसे कोई भी मान लो, ठीक है। जब उसे पकड़ के लाते हैं, वो कहता है, उससे कहते हैं 50 करोड़ दे। वो कहता है मेरे पास तो पंजी नहीं है, कहां से लाऊं मैं 50 करोड़ रुपए। तो वहां पर क्या होता है कि ये बाद में जब पता चलता है सलमान खान उसे लूट के चला जाता है, तो पता चलता है कि वो जो पैसे थे 50 करोड़ वो उसके मालिक के थे। अब वहां उसका मालिक का सबूत मिल जाता है ये कि उसके मालिक ने ही उसे प्रॉपर्टी वो दी थी, कि जाओ कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कुछ मिल जाता है कि हाँ जाओ वो सामान मैं तेरे को दे रहा हूँ, वहां पर वो ताबूत वाबूत में छुपा दे तू, ठीक है। अगर इस चीज का कोई समझ जाती है, यानी कि आ रहा है ना ऑन अकाउंट ऑफ डेट, यानी कि वो मान रहा है कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैंने उसे दी थी, तो वो मानी जाएगी। अगर ये वर्ड ना हो ना, तो इसका कितना मिसयूज हो तो आप समझ नहीं सकते। हालांकि कोई ऑफेंस नहीं है, तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट में समझते हैं कि यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने अपनी वाइफ को दी है और मुझे पता है कि मैंने दी है, ठीक है, और मैंने अपने कंसेंट से दिया है, या अपने सर्वेंट को दिया उसको दिया है, तो वो प्रॉपर्टी मेरे पास मानी जाएगी। पर शर्त यह है कि मुझे उस बात का पता होना चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है तो वो प्रॉपर्टी मेरे अंडर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। किक मूवी का एग्जांपल सबसे अच्छा था इसमें। अब आते हैं काउंटरफिट। देखो काउंटरफिट एक क्या है, काउंटरफिट से हमें बहुत अच्छा एग्जांपल देना है, जो मेरे साथ भी बहुत सारा बार स्कैम हुआ है, ठीक है। काउंटरफिट का मतलब क्या? काउंटरफिट का मतलब है नॉट जेन्युइन बट कॉपीड, मतलब यानी कि वो रेप्लिकेशन है, यानी कि वो मतलब उसका रूपांतरण है, यानी कि वो असली चीज का रूपांतरण है, ठीक है। जैसे वो रिबॉक का रिबूक, जो रिबॉक था वो तो जेन्युइन हुआ, जो रिबूक बन गया वो आपका काउंटरफिट हुआ। सो इट लुक्स लाइक द रियल थिंग, यानी कि वो ऐसे उसे बनाया गया कि वो रियल थिंग की तरह लगे। जैसे अब ये तो मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई, अब मैं आपको बताता हूं कि काउंटरफिट की डेफिनेशन क्या कहती है 28 में जो लिखी है वो क्या कहता है। अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट, एक पर्सन को काउंटरफिट कब कहा जाएगा? who cause one thing to resemble other thing, यानी कि वो रिजेंबल कर लेता है, बना लेता है दूसरी चीज की तरह। इंटेंडिंग, यहां पर देखो इंटेंडिंग मेंसरिया, मेंसरिया इज इंपॉर्टेंट, बाय मींस ऑफ रिजेंबल दैट प्रेशर डिसेप्शन, यानी कि वो इसी इरादे से बनाता है, ठीक है, कि वो धोखा दे सके दूसरे को। यानी कि मान लो मैं रिबॉक का रिबूक क्यों बना रहा हूं? धोखा देने के लिए तो बना रहा हूं कि लोग मेरा ब्रांड खरीदे। उसको बना भी कैसे रहा हूं कि लोग देखें कि हाँ भाई ये तो रिबॉक का जूता है, पर वो निकला रिबूक, ठीक है। उसका जो शेयर था वो टूंग हो गया, उसका शेयर तो ऐसे भागता है, ठीक है। और नोइंग दैट लाइकली टू डिसेप्शन, यानी कि उसे धोखा देने के लिए बना, और मुझे पता कि मैं उसे धोखा देने के लिए बना रहा हूं, उसी को हम काउंटरफिट कहेंगे। अब इसमें जो प्रिजम्पशन आती है, देखो प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? कोर्ट जो होती है हमारी प्रिजम्पशन पे चलती है, यानी अनुमान पे चलती है। प्रिजम्पशन का मतलब अनुमान, यानी कि अगर मान लो कोई चोरी की चीज मेरे से मानी जाती है, तो क्या माना जाता है? आप एक प्रूडेंट आदमी की तरह, एक विवेक आदमी की तरह सोच के देखो, क्या माना जाएगा? कि वो चीज मैंने चुराई है ना? यही माना जाएगा ना कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी में से मिली जाती है, तो
पहला प्रिजम्पशन यही जाता है, अनलेस अंटिल जब तक मैं उसे डिस्प्रूव ना कर दूं, यही माना जाता है कि मैंने ही चुराई है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यही माना जाता है। अब देखो ये तो मैंने आपको प्रिजम्पशन समझाया, अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 और 2 क्या कहते हैं। काउंटरफिट समझ आ गया कि अगर कोई चीज आप ऐसे बनाते हो, धोखा देने के लिए रिजेंबल करते हो, उसे बनाने का आपका इंटेंशन ही यही होता है धोखा देने का, तो होता है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत एकदम से दिमाग में आ जाएगा। इट इज नॉट इट इज एसेंशियल, काउंटरफिट तो इमिटेट अ कॉपी, इमिटेट का मतलब अ कॉपी ऑफ समथिंग रियल, यानी कि आप उसका बिल्कुल ही एग्जैक्ट बना रहे हो, वो नहीं। अगर वो 80-90% सिमिलर लग रहा है तो भी वो चीज मानी जाएगी। इस चीज को अभी दिमाग में रखना, नहीं समझ आइयो, अभी समझाऊंगा जो इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड आएगी उसमें आपको एकदम से आ जाएगा। When a person causing thing that resemble is a such that it might be deceived by it shall be presumed। देखो shall भी है, देखो may और shall में फर्क क्या होता है। may और shall में आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो आपको पता ही है कि may और shall में क्या है, कि may में अगर कोई चांसेस कम होते हैं, shall में चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मैंने किसी को कहा आई विल कम, तो मैंने बोला कि मैं आऊंगा, यानी कि चांसेस है कि आ भी सकता नहीं आता, पर मैंने कहते आई शैल बी कम, तो इट मींस यानी कि मैं पक्का आऊंगा, ठीक है। तो may और shall में तो ये फर्क होता है, पर कानून के तौर में इसका क्या है कि जहां ये वर्ड मिल जाएगा shall प्लस presume, तो कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी, कब तक प्रेज्यूम करेगी, ठीक है, until contradictory proof that the person is causing thing resemble the things intended to be a practice of deception। यानी कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि इसने भाई करा ही करा, यानी कि अगेंस्ट में जा रहा है ये। काउंटरफिट के आपने इतने सारे सेक्शंस पढ़ लिए होंगे, आपको जब तक काउंटरफिट का मतलब ही नहीं पता और उससे रिलेटेड प्रिजम्पशन ही नहीं पता तो कैसे होगा। जैसे कि हमारे सेक्शन 9 का केस होता है हिंदू मैरिज एक्ट का, आपने कई बार सुना होगा कि अपनी एक वाइफ ने अपने पति के साथ में रहने के लिए या पति ने अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए, सेक्शन 9 का। हालांकि अब वो कोर्ट में वो किस टाइम बाद ये हट भी जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे केस चल ही रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कईयों को ये नहीं पता होता कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो रिस्पोंडेंट पे होता है, और हमारे सिमिलर जनरल केसेस में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है। बट उसमें एक्सेप्शन दे रखा है कि आपका बर्डन इस पे माना जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको प्रिजम्पशंस नहीं पता और ये आपको नहीं पता तब तक आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या माना जाएगा, अब पहले यही माना जाएगा कि इसने ये जो बनाई है चोरी की चीज वो धोखा देने के लिए बनाई है। अभी नहीं समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं आया, अब नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं, आपको ये बिल्कुल ऐसे दिमाग में आ जाएगा, फोटो देखते ही दिमाग में। लो देखो, ये स्कैम तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है। ये है ओरिजिनल वाली बिस्लेरी, ये है बेस्लरी, बिस्लरी, ब्रिस्लेरी। अब आप इनको ध्यान से देखो, आप एकदम से जल्दबाजी में लेते हो, जल्दबाजी का मतलब आप ऐसे भी ले रहे हो, आप इसमें फर्क बता सकते हो, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग का भी देखो ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें BIS है, इसमें BIL है और BELS है। आप एक प्रूडेंट मैन हो, एक आप नॉर्मल आदमी हो, कि आपके दिमाग में सबसे पहले बात क्या आएगी, भाई इसने तो धोखा देने के लिए करा है। यानी कि अगर मान लो इसे पानी की बोतल बनानी होती और यही कलर रखना होता तो ये नाम चेंज कर सकता था, बहुत चीजें चेंज कर सकता था, बोतलों का सिमिलर भी रखा और इवन पैटर्न तक सेम कहीं तो करें। तो इसका आप ये एक बात ऐसे जज की तरह आप सोचो, क्या सोचोगे, क्या आप दिमाग में लाओगे कि इसने जो करा है वो धोखा देने के लिए रिजेंबल करिए, चीजों को जो बनाया वो धोखा देने के लिए बनाया, डिसेप्शन के लिए बनाया, तो ये चीज है। अब देखते हैं समझते क्या है, ये केस क्या बनता है। 483 आपका होता है, आप किसी के whoever counterfeits, यानी कि काउंटरफिट्स मतलब यानी कि कोई चीज ऐसे रिजेंबल करता है, बनाता है, धोखा देने के लिए बनाता है, एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के मार्क को, यानी ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बिस्लेरी जो है वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके मार्क को, ये वाला मार्क, ठीक है, यूज बाय अनदर पर्सन पनिश विद द इतना 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 डिस्क्रिप्शन विच में भी एक्सटेंड 2 years, यानी कि उसे 2 साल की पनिशमेंट मिलेगी और फाइन विद बोथ, यानी कि 2 साल की सजा। अब देखिए उसने इस बार एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं क्या करा है। क्या उसने जो रिजेंबल करा है, बनाया है, अनदर थिंग को बनाया, हाँ बनाया उसने, ये ओरिजिनल वाले को, बाकियों ने फेक 1, फेक 2, फेक 3, इन तीनों ने इसके जैसा बनाया, हाँ तो इन्होंने रिजेंबल करा, बनाया। रिजेंबल टू प्रेसिड डिसेप्शन, यानी कि वो डिसेप्शन के तौर से बनाया कि लोग इनके ब्रांड को बिस्लेरी समझे और खरीदे, हाँ बिल्कुल बनाया। शैल बी प्रेज्यूम, अब यहां पर जज साहब का रोल शुरू हो जाता है, वो क्या मानेंगे इसको कि जब तक इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर जाएगा कि उसकी धोखा देने की मंशा नहीं थी, तब तक के लिए यही माना जाएगा कि भाई इसका ही जुर्म है, इसने जान के करा है, धोखा देने के लिए करा है, तब तक के लिए यही माना जाएगा। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन को आप सिंपल सा देखिए, डॉक्यूमेंट की 2 डेफिनेशन है, एक हमारे आईपीसी में और एक हमारे एविडेंस एक्ट में, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज मैं रिकॉर्ड के लिए पर्पज से रखता हूं तो वो डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लो मैंने दिमाग याददाश्त अपने रखने के लिए मैंने मान लीजिए इस दीवार पे कुछ लिख दिया या टीवी पे कुछ, अच्छा ये बता दीजिए ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है और मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये डॉक्यूमेंट है क्या है, ये डॉक्यूमेंट है, ये जो वीडियो बन रही है डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये सब आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है,
द डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन द सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, यानी कि आपने उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए उसे किसी लेटर पे लिखा है, लेटरों से लिखा है, फिगर पे लिखा है, मार्क बनाया है, और आपका इंटेंट टू यूज विच मे बी यूज एज एविडेंस, यानी कि आपने उसे एविडेंस के लिए बनाया, तो वो आपका डॉक्यूमेंट में माना जाएगा। और हालांकि एविडेंस एक्ट में थोड़ी सी सिमिलर है, थोड़ा सा लगा, उसमें एविडेंस के मामले में नहीं दे रखा, उसमें ये लिखा रखा कि अगर आपने रिकॉर्ड के पर्पज से बना रखा है तो वो है। तो अगर आप दोनों का क्रक्स निकालोगे, जिस निकालोगे, दोनों का मतलब एक ही है कि भैया आपने किसी चीज को लिखा है और आपने उसे आगे के लिए लिखा है, रिकॉर्ड के लिए रखा, मतलब आपने उसे नॉलेज के लिए रखा कि आप अपने एविडेंस के लिए रखा है, किसी चीज में लिखा है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पत्थरों पे लिख दिया, वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई मार्क वार्क यूज कर रहा हूं, कोई मार्क वार्क यूज कर रहा हूं, वो भी आपका डॉक्यूमेंट में माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अब हम इसकी जो आगे की जो डेफिनेशंस है, आपने देखा होगा कि बीच में कुछ डेफिनेशंस नहीं है, तो वो बहुत छोटे हैं, वो भी मैं कवर अप करवा दूंगा। पर अभी जो मेजर है, जो हमारे आपके किसी भी ऑफेंस को समझने के लिए, जैसे मान लो आपको मैं काउंटरफिट आपको आगे का पढ़ाऊंगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा काउंटरफिट क्या है। काउंटरफिट क्या होता है? रिसेंबल कर लिया आपने धोखा देने के लिए, कोई भी चीज आपने बनाई धोखा देने के लिए, तो माना जाएगा। जैसे काउंटरफिट कॉइन्स में हमें पड़ेगा कि एक ऐसी चीज बनाई, एक ऐसा कॉइन मैंने बनाया जो धोखा देने के मंशा से बनाया, तो क्या है, जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप जम कैसे करेंगे? आधा अधूरा ज्ञान तो इंसान को मरवाता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करिए, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि क्या मेरी कमियां और मेरी फायदे पता चलते रहेंगे। और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।